हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में और हमने जाना था कि क्लासिफिकेशन क्यों किया जा रहा है, किस बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। आज डिटेल में जानेंगे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, किस किंगडम के क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या अभी तक पढ़ा है उसका ही क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे जाना कि जो जैविक वर्गीकरण है या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है। तो आपने पता है प्रीवियस लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि किसी भी चीज को, किसी भी जीव को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है, जब हमें जानना होता है कि इसकी क्या क्या फीचर्स है, तो हम क्या करते हैं, उसका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो कर लेते हैं। तो हमने जाना सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया था वो अरस्तु ने दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या क्या बात की थी, प्लांट और एनिमल की उन्होंने बात की थी। उन्होंने फिर इसे भी सब कैटेगरी में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि जो प्लांट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, हर्ब्स हो गया है, श्रब हो गया है, ट्री हो गया है। तो उन्होंने प्लांट यानी कि पादपों का वर्गीकरण किया। तो इसका आधार क्या था, तने की मोटाई, पेड़ की हाइट और शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं, यही उनके क्या थे, बेस थे। लेकिन हमने क्या देखा, जब हमने प्लांट को देखा तो हमने बहुत सारी वैरायटी देखी। हमने वहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के वहाँ पे जो न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिनके बेसिस पे यहाँ पे वैरायटी पाई जा रही थी, विभिन्नताएं आ रही थी। सेम यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने फिर एनिमल को फिर से कैटेगराइज किया और इन्होंने दो भाग में उन्हें बांटा। उन्होंने एक भाग में उन्हें रखा जिनमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो पाई जा रही थी, और एक ग्रुप में उन्हें रखा जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जा रही थी। ठीक है, यानी आपने क्या बात की यहाँ पे, हमने बात की यहाँ पे कि इन्होंने जब प्लांट को डिवाइड किया तो किसमें किया, हर्ब्स हो गई है, श्रब हो गया है और ट्री हो गया है। ठीक है, ये बात क्लियर है। और जब इन्होंने एनिमल्स को यहाँ पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया तो इन्होंने कहा कि एक तो वो एनिमल होते हैं जिनमें आरबीसी होती है और एक वो एनिमल होते हैं जिनमें आरबीसी नहीं होती है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग था ये, अरस्तु ने यहाँ पे क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। हमने बात क्या की है, हमने यहाँ पे देखा है कि अरस्तु ने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे हुआ है, प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल को भी यहाँ पे अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखा गया कि ये जो वर्गीकरण हुआ है, ये इस वर्गीकरण में बहुत सारी कमियां थी, इसीलिए इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या बात की थी, हमने कहा था किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे आपको बताया गया है टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया है। ठीक है, यहाँ पे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया है, जिसमें नया क्या आया है, प्रोटिस्टा यहाँ पे नया आ गया है। ठीक है, और लास्ट में हमने बात की है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। यहाँ पे क्या है, 5 किंगडम है, 5 जगत है, और इन्हीं 5 जगतों को अभी भी हम यहाँ पे पढ़ते चले आ रहे हैं। कौन कौन से वो 5 जगत हैं, हमने कहा पहला है मोनेरा। ठीक है, सीक्वेंस आप यही रखेंगे, मोनेरा हो गया है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा, नेक्स्ट है फंजाई, ये है फंजाई, प्लांटी हो गया है, और एनिमेलिया हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया है। चलिए, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हमने कहा आर.एच. विटाइटर ने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कि किस किस के आधार पर ये क्लासिफिकेशन जब होता है तो कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे होता है। कौन कौन से वो कैरेक्टर थे, आपने कहा कि जो कैरेक्टर था यहाँ पे वो था थैलेस के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, सेल स्ट्रक्चर के बेस पे, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप के बेस पे, और मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके बेसिस पे यहाँ पे क्या किया गया है, जो वर्गीकरण है वो किया गया है।
नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आती है उसमें आपको 3 मेन ऐसे कैरेक्टर बताए गए हैं जिनके आधार पर हमारे पास 5 जो किंगडम है, 5 जो जगत है वो आए हैं। ठीक है, ये बात आप जानते हैं कि आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके बेसिस पे जो हमने यहाँ पे अलग अलग किंगडम को यहाँ पे दिया है। सबसे पहला आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, यानी कि सेल की जटिलता के बेसिस पे हमने क्या देखा, यहाँ पे मोनेरा फॉर्म हुआ। कैसे? हमने कहा सेल इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। सेल क्या होगी, या तो प्रोकैरियोट होगी या तो यूकैरियोट होगी। अब प्रोकैरियोट आपको क्या बताई गई थी, जो प्रिमिटिव है, जो पुरानी है, जो जहाँ से जो सेल है उसका ओरिजिन हुआ है, उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रिमिटिव सेल कह रहे हैं, प्रोकैरियोट कह रहे हैं। तो सेल या तो प्रोकैरियोट होगी या यूकैरियोट होगी। On this basis, kingdom Monera is formed and all prokaryotes are grouped into it। ध्यान रखिए, जितने भी प्रोकैरियोट हैं वो मोनेरा में आते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट के जितने भी होंगे वो मोनेरा में आएंगे। दूसरा था यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो एक कोशिकीय होंगे या बहुकोशिकीय होंगे, और इसके बेसिस पे हमारे पास जो है प्रोटिस्टा यहाँ पे आया है। एंड ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर ग्रुप्ड इनटू इट। अब ध्यान दीजिए, प्रोटिस्टा में यहाँ पे क्या गया है, यूनिसेलुलर है, और क्या है, यूकैरियोट्स यहाँ पे आ गया है। इसका क्या मतलब है कि प्रोकैरियोट्स कहाँ पे है, मोनेरा में है। प्रोटिस्टा में क्या है, प्रोकैरियोट्स है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन हमारे पास आया था, यानी कि पोषण के आधार पर जब हमने जाना तो हमारे पास फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया 3 किंगडम यहाँ पे आए हैं। अब ये जो इमेज है ये आपकी बुक में दी गई है। देखते हैं कि एक एक करके जो कैरेक्टर हैं किस किंगडम में कौन से कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। इसके बेसिस पे आप सेम, अगर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो 5 जगत हैं, 5 किंगडम हैं, उनके बीच में आप डिफरेंस को बताइए, तो आप यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल टाइप आता है। सेल टाइप पे क्या बात की गई है, हमने कहा है कि सेल यहाँ पे न्यूक्लियस के आधार पर हमने 2 प्रकार की कोशिकाओं की बात की थी, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अब हमने कहा प्रोकैरियोट का मतलब क्या है, प्रिमिटिव है, जो सबसे पुरानी है, जहाँ से सेल का ओरिजिन हुआ होगा, उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रिमिटिव कह रहे हैं, प्राचीन या पुरानी कह रहे हैं, उसे हम प्रोकैरियोट सेल कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और अगर है भी तो वो दिखाई नहीं दे रहे, न्यूक्लियस की स्पष्टता यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, फिर हमने कहा था कि जो ऑर्गेनेलीज है वो भी यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार से हमने क्या कहा, ये जो प्रोकैरियोट सेल है ये क्या है, प्रिमिटिव है। वहीं हमने बात की जब यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट में क्या था, जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, और न्यूक्लियस को इजीली वहाँ पे दिखाई हम दे रहा था। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, जिसका जो कि अलग अलग जो फंक्शन है उसे परफॉर्म कर रही हैं। तो आपको दोनों में जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो अलग अलग किंगडम है, इस किंगडम में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनका क्या फीचर्स हैं। तो सेल टाइप में आप देखेंगे सिर्फ मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोट आते हैं। ध्यान दीजिए, हमने क्या बात की, हमने कहा सिर्फ मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जहाँ पे प्रोकैरियोट्स आ रहे हैं। बाकी आप सब में लिखेंगे, जहाँ प्रोटिस्टा में यूकैरियोट है, फंजाई क्या है, यूकैरियोटिक है, प्लांटी यूकैरियोटिक है, और एनिमेलिया क्या है, यहाँ पे यूकैरियोटिक है। तो आपने क्या जाना, आपने ये जाना कि जो सबसे पुरानी सेल होगी वो कहाँ पे आएगी, मोनेरा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेल वॉल की। जब आपने क्लास 9th में सेल चैप्टर पढ़ा तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि हम जब सेल को पढ़ रहे थे, फिर हमने कहा कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होगा, सेल किससे मिलके बनी होगी। तो हमने जब जर्नल देखा तो हमने कहा आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम आउटर मोस्ट कवरिंग कह रहे हैं। हमने क्या बात की थी अभी तक, हमने कहा था अगर हमारे पास ये सेल है तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, या जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। फिर हमने कहा कि बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, न्यूक्लियस आ रहा है, और बीच में ये हमारे पास साइटोप्लाज्म आ रहा है, जिसे हम कोशिका द्रव कह रहे हैं। ठीक है, और इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होती है, कोशिका अंगक होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया है, गोल्गी हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ये सारे कहाँ पे होंगे, इसी साइटोप्लाज्म में होंगे। अब ये बात चल रही थी किसकी, एनिमल सेल की। ये बात हम कर रहे थे एनिमल सेल की।
जब हमने बात की है, जब हमने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि ये जो सेल है ये इस प्रकार से है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इस प्रकार से साइटोप्लाज्म होगा और इस प्रकार से एक और कवरिंग यहाँ पे थी और इस कवरिंग को हम क्या कह रहे थे, हमने इसे कहा सेल वॉल, जिसे हम कोशिका भित्ति कह रहे थे। तो हमने क्या कहा, अगर हम एनिमल सेल की बात करें, ये क्या है, यहाँ पे प्लांट सेल है। हमने कहा अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सबसे बाहरी जो कवरिंग होगी, आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, वो सेल वॉल यहाँ पे आ रही है। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें तो हमने देखा कि यहाँ पे सेल वॉल नहीं है। आउटर मोस्ट कवरिंग जब हमने देखी तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे देखा है। तो यही हमें देखना है कि सेल मेम्ब्रेन किसमें होती है, सेल मेम्ब्रेन किसमें नहीं होती है। ठीक है, तो आपने जब यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो आपने देखा जो सेल वॉल है वो सारे किंगडम में है, सिर्फ एक किंगडम को छोड़ के, और वो है एनिमेलिया। देखिए सेल वॉल जो किंगडम एनिमेलिया था वहां पे एब्सेंट थी। तो सबसे पहले बात करेंगे मोनेरे की। आपने देखा कि नॉन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, ये बता रहे हैं कि जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड से यहाँ पे मिलके बनी हुई होती है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने प्रोटिस्टा की जब बात की तो प्रोटिस्टा में कह रहे प्रेजेंट इन सम, यानी कि प्रोटिस्टा में कुछ में तो सेल वॉल पाई जाती है, कुछ में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, कुछ में सेलुलोज की बनी होती है, कुछ में किसी और चीज की बनी होती है और कुछ में तो होती ही नहीं है। यानी कि वेराइटी होती है कहाँ पे, प्रोटिस्टा में। जब भी सेल वॉल की बात आ रही है तो प्रोटिस्टा में हम वेराइटी की बात कर रहे हैं। जब हम प्रोटिस्टा को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि किन किन चीज की यहाँ पे सेल वॉल बनी होती है, किन में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किन में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फंजाई की। यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होती है सेल वॉल और किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात हम कर रहे हैं किसकी, फंजाई की। अब आते हैं प्लांटी पे। तो प्लांटी का भी हमने देखा कि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल्यूलोज से बनी होती है, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और लास्ट हमने बात किसकी की है, एनिमेलिया की है। यानी कि जो एनिमेलिया किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बहुत इजी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की यहाँ पे बात हो रही है। तो जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा तो आपने क्या देखा, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर दो लेयर होती हैं, दो आवरण होते हैं जो कि न्यूक्लियस को घेरते हैं और उसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कह रहे हैं, नाभिक झिल्ली हम कह रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट होती है, किसमें प्रेजेंट नहीं होती है। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट कौन है और यूकैरियोट कौन है। क्योंकि जब हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की डेफिनेशन दे रहे थे तो हमने यही कहा था, हमने कहा था कि जो प्रोकैरियोट है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई ही नहीं जा रही है, इसीलिए हम न्यूक्लियस नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा जो प्रोकैरियोट होगा वहां पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो क्या होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा। और जो यूकैरियोट होगा वहां पे प्रेजेंट है। प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक है, प्रेजेंट है। फंजाई क्या है, यूकैरियोटिक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। प्लांटी क्या है, यूकैरियोटिक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। एनिमेलिया क्या है, यूकैरियोटिक है और यहाँ पे भी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, आपको ऐसे रिलेट करते चले जाना है। बात आएगी यहाँ पे सेल टाइप की या बात आएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो दोनों को आपने रिलेट करना है यहाँ पे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। अब हम देख रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है वो किस प्रकार से है, जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से है। क्योंकि हमने बात की है यहाँ पे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जीवों की। अब यूनिसेलुलर में क्या था, एक ही सेल से जो पूरी बॉडी की उसका फॉर्मेशन हुआ था, एक ही सेल के अंदर सब कुछ हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है तो एक्सक्रीशन भी हो रहा है। वहीं जब हमने बात की मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो हमने क्या देखा कि अलग अलग ऑर्गन हैं अलग अलग कार्य को करने के लिए। अगर आप ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल देखते हैं, आपने देखा है कि डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यहाँ पे ऐसा ही यहाँ पे प्लांट में भी होता है। यहाँ पे अगर
जो हर एक मटेरियल है, मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि चीज़ों का आवागमन जो होता है उसके लिए अलग सा एक टिश्यू सिस्टम बनाया गया है। रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर वहाँ पे होता है, पानी के अवशोषण के लिए रूट्स यहाँ पे होती हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए पत्तियाँ होती हैं। अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन हैं, और एक इसकी विशेषता है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी विशेषता है। तो अब ये देखते हैं कि कौन से किंगडम में किस प्रकार के यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आते हैं। सबसे पहले अगर हम मोनेरा की बात करें तो यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, यानी कि यहाँ पे सेल्स ही हैं। अभी अभी यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कैसे होंगे, यूनिसेलुलर यहाँ पे होंगे, एक कोशिकीय होंगे। प्रोटिस्टा की हमने बात की, हमने कहा ये भी क्या है, यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब जब हमने बात की फंजाई की तो हमने कहा मल्टी सेलुलर होते हैं, लूज टिश्यू होते हैं। यहाँ पे क्या है, मल्टी सेलुलर हो गए हैं। अब यहाँ पे एक से ज्यादा कोशिकाएं आ गई हैं। और अगर हम बात करें प्लांट की तो प्लांट में हमने कहा कि यहाँ पे टिश्यू का भी फॉर्मेशन हो गया है, ऑर्गन का भी फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे पूरे ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया है। टिश्यू क्या है, जाइलम और फ्लोएम हम पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। क्या इनका काम है, इनका काम है ट्रांसपोर्ट करना वाटर एंड मिनरल्स का या फूड का। तो यहाँ पे टिश्यू आ गए हैं, ऑर्गन्स यहाँ पे आ गए हैं, हमने कहा फ्लावर आ गया है, रूट आ गया है, स्टेम आ गई है, लीफ आ गई है, सारे यहाँ पे क्या है, अंगों का फॉर्मेशन हो गया है। अब जब हमने बात की एनिमल की, हमने कहा टिश्यू का तो फॉर्मेशन पहले ही हो गया था। देखिए जब हम ये यहाँ पे 5 जगतों के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो यहाँ से इस ओर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे कोई चीज आ गई है तो वो यहाँ पे भी होगी, और यहाँ पे कोई चीज आ गई है तो वो यहाँ पे भी होगी। अब ये हो सकता है कि जो चीज यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे हो सकती है, डेवलपमेंट हो रहा है, इस वे में डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहे हैं। जैसे कि हमने कहा पहले यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब आ गई है तो अब सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि यहाँ पे हम मल्टी सेलुलर आ गए थे, यहाँ से मल्टी सेलुलर, फिर यहाँ पे पूरे मल्टी सेलुलर ही हमारे पास आएंगे। अब यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन बन गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एनिमेलिया में टिश्यू और ऑर्गन होंगे, प्लस यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम भी होगा। ऑर्गन सिस्टम क्या है, अंग तंत्र क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गन मिलकर जब एक ही काम को करते हैं तो उन सारे अंगों को हम सम्मिलित रूप से क्या कह दे रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे कह दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है यहाँ पे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, कि किस प्रकार का पोषण इनमें पाया जा रहा है। तो एक तरफ से आप देख रहे हैं कि हम डिफरेंस को भी कर रहे हैं, और हम जनरल जो कैरेक्टर है वहां पे भी देख रहे हैं कि किस किंगडम में कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं। हमने कहा कि जो मोनेरा होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, वो कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक भी होंगे, वो हेटेरोट्रॉप भी होंगे। क्या कह रहे हैं, जो मुनेरा होता है, मुनेरा में बहुत ज्यादा वैरायटी पाई जा रही है न्यूट्रिशन के मामले में। वो स्वपोषी भी हैं, वो परपोषी भी हैं। अब जो स्वपोषी की बात आ रही है तो कहा जा रहा है कि ये कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों होते हैं। फोटोसिंथेटिक का क्या मतलब होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है उसकी प्रेजेंस में भोजन बनाने की जो विधि है उसे हम फोटोसिंथेटिक कह रहे हैं। अब कीमोसिंथेटिक क्या होगा, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं वहां पे जो केमिकल उसके आसपास होता है, जो बैक्टीरिया के आसपास जो केमिकल होता है वो उसी का ब्रेक डाउन करके अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो केमिकल की प्रेजेंस में जब भोजन बन रहा है उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कीमोसिंथेटिक। सनलाइट की प्रेजेंस में जो फूड यहाँ पे बन रहा है उसे हम कह रहे हैं फोटोसिंथेटिक। तो हमने कहा ये कीमोसिंथेटिक भी है, ये फोटोसिंथेटिक भी है, ये हेटेरोट्रॉप भी है, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, ये सब कुछ है। यानी कि यहाँ पे हर एक वैरायटी पाई जा रही है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की तो हमने कहा ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। यहाँ पे भी वैरायटी पाई जा रही है। कुछ तो क्या होंगे, स्वपोषी होंगे, कुछ क्या होंगे, परपोषी यहाँ पे पाए जा रहे हैं। किसकी बात चल रही है, प्रोटिस्टा की बात चल रही है। अब बात आती है यहाँ पे किंगडम प्लांटी की। तो हमें पता है कि जो किंगडम प्लांटी होता है, चलिए प्लांटी से पहले हम बात करेंगे फंजाई की। तो जो फंजाई होता है वहां पे ये क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक दोनों होता है। अब देखिए क्या आपको बताया जा रहा है कि यहाँ तक अभी जब हम मोनेरा और प्रोटिस्टा की बात कर रहे थे हमने कहा स्वपोषी भी है परपोषी भी है,
लेकिन जब हमने फंजाई की बात की, हमने कहा ये सिर्फ क्या है, परपोशी है। परपोशी में भी अलग अलग प्रकार हमने पढ़े थे जब हम छोटी क्लासेस में थे। हमने कहा ये सैप्रोफाइटिक भी होता है। सैप्रोफाइटिक क्या है कि किसी भी डेड जो डीके होता है, जो डेड मटेरियल होता है, यानी कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, उससे भी ये क्या करते हैं, अपने भोजन से उसे ग्रहण कर लेते हैं। और पैरासिटिक का क्या मतलब होता है कि किसी लिविंग से भी अपना भोजन ये ग्रहण कर लेते हैं। क्या बात की हमने? हमने कहा जो फंजाई होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, परपोषी होते हैं, अपने भोजन को या तो किसी मृत से प्राप्त करते हैं या किसी जीवित से यहाँ पे प्राप्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जब हमने बात की प्लांटी की, तो हमें ये पता है कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस पे डिपेंड है, अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर ही निर्भर हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं और फोटोसिंथेटिक होंगे। ठीक है, किस प्रकार के होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। अब अगर हम बात करें एनिमले की, अगर हम अपनी बात करें तो हम अच्छे से जानते हैं कि हम क्या है, हेटेरोट्रॉपिक हैं। क्या है, हम हेटेरोट्रॉपिक हैं। लेकिन दो नाम यहाँ पर फिर से आए हैं, होलोजॉइक हो गया है और सैप्रोफाइटिक हो गया। तो होलोजॉइक का एग्जाम्पल है हम लोग। होलोजॉइक क्या होते हैं, जिनके जब भी वो भोजन को ग्रहण करते हैं तो जो पाचन होता है वो शरीर के अंदर होता है। ठीक है। और सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है मक्खी। तो मक्खी क्या करती है, जैसे जो रोटी होती है वो अपना जो सलाइवा है उसे बाहर निकालती है और रोटी पर डालती है। अब क्या होगा, वहाँ पे भोजन का पाचन शरीर से बाहर ही हो जाता है। अब वो उस पाचित भोजन को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी अपने अंदर। तो यही डिफरेंस होता है होलोजॉइक में और सैप्रोफाइटिक में। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे हमने अलग अलग किंगडम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है और हमने देखा है कि इनमें क्या क्या डिफरेंस यहाँ पे होते हैं। तो ये टेबल आपको अच्छे से क्या करनी है, समझनी है और लर्न करनी है और आपको ये लिखना भी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक जो यहाँ पे किंगडम है उसे डिटेल में जानेंगे, उसके क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टर होते हैं। उससे पहले ये जो टेबल है उसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, हर एक किंगडम को डिटेल में जानेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। चलिए तो सबसे पहले हम मोनेरा के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि मोनेरा के अंतर्गत एग्जाम्पल क्या आते हैं। हमने कहा जो बैक्टीरिया होते हैं वो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। तो काफी सारे जो फीचर्स है वो हमें पता चल गए हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट होगा, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, अब आपको ये पता चल गया है कि स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो किंगडम मोनेरा में हम बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में जानेंगे कि जो बैक्टीरिया होता है किस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर होता है। इसी के आधार पर हमारे पास अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया आएंगे। आप देखेंगे कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें, हमने कहा कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। हमने कहा कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। कुछ हमारे पास रॉड शेप के बैक्टीरिया इस प्रकार से आते हैं। कुछ हमारे पास कॉमा शेप के आते हैं जिसे हम विब्रियो कहते हैं। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं इस प्रकार से हमारे पास आते हैं। कुछ हमारे पास सरफेस स्ट्रक्चर के कुछ बैक्टीरिया आते हैं। तो हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है उनके शेप के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद जानेंगे जो बैक्टीरिया सेल है उसका डिटेल स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि बैक्टीरिया सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। बैक्टीरिया सेल में जो सेल वॉल होती है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है। आप देखेंगे कि बैक्टीरिया सेल में जो लोकोमोशन के लिए जो अलग से जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं। इसी के साथ ही आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो बैक्टीरिया होता है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। देखिए, जब भी जेनेटिक मटेरियल की बात आती है तो हमारे माइंड में डीएनए और आरएनए का नाम आता है। तो मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। ठीक है। इसीलिए बैक्टीरिया में भी जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए ही होगा। और कुछ ऐसे वायरस होते हैं, बहुत ऐसे रेयर वायरस होते हैं कि जिनमें जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आरएनए होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए होगा। इसीलिए जो बैक्टीरिया है वहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे डीएनए ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं कि जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए यहाँ पे हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ये जो टेबल है उसे अच्छे से यहाँ पे लर्न करना है।
चलिए, क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।